हेलो दोस्तों, तो आज यार हम शुरू करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 विलियन सॉल्यूशन को आज के इस पहले वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हमने आपसे सिलेबस के बारे में बात कर ही लिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 12th केमिस्ट्री पे। तो आज ये जो पहला वीडियो आया इस पे हम चैप्टर नंबर 1 विलियन से शुरुआत करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की। ठीक है, और ये जो चैप्टर नंबर 1 विलियन सॉल्यूशन है, इसके सभी बेसिक पॉइंट जितने भी बेसिक है आपके सब कुछ इस चैप्टर के पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यार एक चीज़ जान लो, जब अगर आपको केमिस्ट्री से अगर डर लगता है, अगर आपको केमिस्ट्री में एकदम दिक्कत होती है, तो बस एकदम जैसे हम कह रहे हैं वैसे पढ़ते चलो, आपको खुद एकदम मजा आएगी। ठीक है, देखो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उसके सारे बेसिक को ही सीखना होगा। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ में, जब बेसिक सारी बातें पता होंगी तो आप पूरे चैप्टर को एकदम आसानी से पढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, एकदम आसानी से इस विलियन चैप्टर को पूरा सीख लेंगे हम लोग। पहले आज का ये जो पहला वीडियो है इसमें केवल बेसिक के बारे में बात होगी, जितने भी बेसिक पॉइंट है, विलियन क्या होता है, और आपका जैसे आगे भी आपको कई सारे जैसे इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल भी हैं, उनको भी सॉल्व करना होगा, कैसे आप करोगे सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस आखिरी तक जुड़े रहना और कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, आप पढ़ना है हमें चैप्टर नंबर 1 विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी कि विलियन क्या होता है हमारे पास। ये जो विलियन क्या होता है हमारा विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो रटना बिल्कुल नहीं है, समझते चलना है हमें। सॉल्यूशन क्या होता है एकदम आसानी से समझते चलना है। तो देखो सॉल्यूशन, अगर एकदम सिंपल भाषा पे आपसे विलियन पूछा जाए कि विलियन क्या होता है, तो देखो विलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। मान लो आपने क्या किया, ये आपके पास कोई बर्तन है, अगर आप इस बर्तन पे क्या करो, दो या दो से अधिक पदार्थों को इस बर्तन पे मिलाते हो तो उससे आपका विलियन बनेगा। ठीक है, और वो जो देखो आपसे कहा गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास चीनी है और क्या है आपके पास, मान लो इस बर्तन पे जल भरा हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एकदम एग्जाम्पल से आपको समझाते चल रहे हैं। मान लो इस बर्तन पे क्या भरा हुआ है, जल, और जब इस बर्तन पे जल भरा हुआ है हमने इस पे डाल दिया चीनी। तो जब जल और चीनी दो अलग अलग पदार्थ है तो कहा गया दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। और मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, समांगी मिश्रण होना चाहिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब आपके मन में बात आएगी कि समांगी मिश्रण क्या होता है। देखो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसका, मान लो ये जैसे आपने विलियन बनाया तो इसमें हर जगह आपका उसका संगठन जो होना चाहिए समान होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये आपका कोई पदार्थ, आपने दो पदार्थ मिलाए चीनी और जल, तो अगर आपने जब इसे मिलाया तो ये आपस में जब घुल जाएगा तो अगर आप कहीं पे भी चेक करोगे तो उसकी जो सांद्रता होगी वो सेम होगी। ठीक है, अगर जैसे आपने पानी पे चीनी को मिलाया हुआ है तो आपको पता है कि आप चाहे जहाँ पे पानी को उठा के देखो तो वो आपको मीठा ही मिलना है उसका स्वाद। ठीक है, और देखो यहीं से अगर हम बात कर ले विषमांगी मिश्रण की, कि विषमांगी मिश्रण हमारा क्या होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, देखो विषमांगी मिश्रण में मान लो आपके पास पानी है और आप उस पानी पे क्या मिला दो, मिट्टी। अगर आप पानी है, जल है आपके पास, उस पे अगर हम लोग मिट्टी को डाल दें तो आपको पता है मिट्टी कुछ समय पश्चात पानी के नीचे आपका बैठ जाएगी, अर्थात वो एक समान रूप से पूरे पानी पे नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो समांगी मिश्रण होता है इसमें क्या होता है, मान लो पानी पे चीनी मिलाया तो चीनी पूरे पानी पे घुल जाएगी। ठीक है, अर्थात उसका सभी जगह जो संगठन होगा वो समान होगा। तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल, जैसे पानी पे आपने मिट्टी को मिलाया तो मिट्टी जो होती है नीचे बैठ जाती है, मतलब पानी पे मतलब पूरे पानी पे मिट्टी नहीं फैली होती। ठीक है, तो इसका संगठन हर जगह समान नहीं होता, तो वो विलियन विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, सिंपल भाषा पे आप ये कह सकते हो कि समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो मिश्रण बना होता है उसमें जो संगठन होता है वो सभी जगह समान होता है, या कॉन्सेंट्रेशन सभी जगह समान होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चीनी और जल आपने मिलाया तो अगर आप इसमें कहीं पर भी आप उठा के देखते हो तो आपको उसका स्वाद मीठा ही मिलना है, अर्थात चीनी जो होती पूरे विलियन में, पूरे मतलब जल में घुल जाती है। तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण, मान लो पानी पे मिट्टी मिलाया तो मिट्टी पूरे पानी में नहीं
बोलती है वो नीचे जाके बैठ जाती है। तो उसका संगठन सभी जगह, हर चाहे जिस जगह आप देखो तो वहाँ पे आपको समान नहीं मिलेगा। तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये तो आपको सिंपल सा समझाया कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। हम तो विलयन पढ़ रहे थे। तो विलयन क्या होता है आपसे कह रहे हैं, देखो परिभाषा इसकी होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एकदम आसान सी परिभाषा है। ठीक है, देख सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे आपने चीनी प्लस पानी मिलाया। ठीक है, उदाहरण भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, चीनी प्लस पानी का विलयन, चीनी प्लस पानी या चीनी प्लस जल का मिश्रण। ठीक है, चीनी प्लस जल का मिश्रण। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, एक विलयन कहलाएगा। ठीक है, चीनी प्लस जल का मिश्रण एक कैसा मिश्रण है बताओ। चीनी प्लस अगर जल का मिश्रण पूछा जाए कैसा मिश्रण है, तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ऐसा क्यों, चीनी प्लस जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण क्यों है, क्योंकि जो चीनी और जल होता है ये आपस में पूरा घुल जाते हैं और इसमें संगठन सभी जगह सेम होता है, अर्थात पूरी चीनी पानी में घुल जाती है। और जैसे आपसे पूछे मान लो नमक प्लस पानी का विलयन कैसा मिश्रण है, अब हमने आपसे पूछ लिया नमक प्लस पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण है, तो आप बताओ नमक में अगर पानी में नमक घोला जाए तो क्या नमक पूरे पानी में घुलता है, घुल जाता है ना। तो नमक प्लस पानी का मिश्रण भी आपका समांगी मिश्रण ही है। ठीक है, तो सिंपल ये तो समझ गए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब बात करें विलयन में दो घटक होते हैं। ठीक है, विलयन में क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। लिखते हैं यहाँ से, विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से आपको समझाते चल रहे हैं। अभी आगे वीडियो पे और भी मजा आएगी, आप खुद मस्त से पढ़ोगे। और एक एक बात को यार कॉपी पे लिखते चलना, क्योंकि लिखोगे तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं। विलयन में दो घटक या दो अवयव उपस्थित होते हैं। ठीक है, विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं। ठीक है, विलयन में कितने घटक उपस्थित होते हैं भैया, दो घटक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है, देखो ये जो विलयन है, विलयन में दो घटक होते हैं, पहला विलेय और दूसरा विलायक। अभी ये भी बताएंगे कैसे विलेय पहचानना, कैसे विलायक, टेंशन ना लो एकदम। ठीक है, तो विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, पहला होता है विलेय। ठीक है, पहला घटक कौन सा होता है, विलेय, और दूसरा आपके पास होता है विलायक। दूसरा कौन सा होता है, विलायक। विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, विलेय और विलायक। आप बात करें विलेय कौन होता है, विलायक कौन होता है। ठीक है, विलेय कौन होता है, विलायक कौन होता है। तो देखो जैसे आपने विलयन कैसे बनाया, ये एक प्रकार का विलयन है कि नहीं बताओ, है ना विलयन, क्योंकि आपसे कहा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चीनी और जल मिलाया तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण, तो ये जो चीनी और जल मिला इसने विलयन ही तो बनाया। अब यहाँ पे बात आती है कि विलयन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो अवयवों या दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया कि विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं या विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, पहला विलेय और विलायक। आपसे पूछा जाए विलयन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। आप बात करें विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो देखो विलेय क्या होता है, विलेय वह पदार्थ होता है। ठीक है, विलेय लिख सकते हो वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है, कम विलयन में कम मात्रा में होता है। ठीक है, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपका जो चीनी और जल का विलयन बना, तो अगर आपने शरबत बनाया है चीनी और जल मिला के, तो आप बताओ कि जल और चीनी में ज़्यादा क्या होता है, कम क्या होता है, पानी ज़्यादा डालते हो कि चीनी, तो आप पानी को ज़्यादा लेते हो और चीनी को कम, तो जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे। जैसे यहाँ पे चीनी और जल है तो चीनी आपका यहाँ पे विलेय है,
ठीक है। जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे और जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। विलयन में जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहा जाएगा। जैसे चीनी और जल मिला तो आपको सिंपल पता है कि चीनी कम मात्रा में होती है तो ये विलेय कहलाएगी और जो ज़्यादा मात्रा में वो विलायक कहलाएगा। तो यहाँ पे विलायक पे भी लिख देते हैं कि वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा पे उपस्थित होता है। ठीक है, आप लोग भी लिखते रहो तो आपको परिभाषा याद हो जाएगी। वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। उपस्थित होता है क्या कहलाता है भैया? विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। ठीक है, वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित विलायक और जो कम मात्रा में उपस्थित वो विलेय। ठीक है, जैसे चीनी और जल का विलयन है तो चीनी क्या है? विलेय है और जल क्या है? विलायक। अब जैसे आपसे एग्जांपल दिया था एक नमक और पानी का विलयन, तो बताओ नमक और पानी में विलेय कौन विलायक कौन? ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो, बताओ नमक और पानी में कौन विलेय कौन विलायक। तो देखो नमक और पानी में नमक क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में कि कम मात्रा में? नमक तो कम मात्रा में होता है और पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो नमक आपका क्या होगा? विलेय होगा और जल क्या होगा? विलायक। ठीक है, तो जो कम मात्रा में उसे विलेय और जो ज्यादा मात्रा में उसे विलायक। अब मान लो आपको एक एग्जांपल दे, मान लो हम कह दें यहां से 10 ग्राम NaCl एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम जल में घुला है, जल में घुला है। ठीक है, हमने क्या किया है? आपका 100 ग्राम जल ले रखा है और उसमें 10 ग्राम NaCl घोल दिया है या घुला है वो। ठीक है, मतलब 100 ग्राम जल के अंदर 10 ग्राम NaCl घुला है, तो बताओ कौन विलेय कौन विलायक? आप कैसे पहचानोगे? आपको ऐसे पहचानना है जो कम मात्रा में हो उसे विलेय। आप बताओ यहाँ 10 ग्राम कम है कि 100 ग्राम? 10 ग्राम कम है तो ये विलेय, NaCl क्या है? विलेय, और जो ज़्यादा वो क्या होगा? विलायक, 100 ग्राम विलायक। ठीक है, तो जो कम मात्रा में उसे कहेंगे विलेय और जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे कहेंगे विलायक। तो ये एकदम इसके बेसिक पॉइंट है। सबसे पहले विलयन सीखा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो मिश्रण बना उसमें सभी जगह संगठन समान हो। जैसे चीनी और पानी मिला तो उसमें सभी जगह मतलब चीनी घुली हुई होती है, ये सिंपल समझ सकते हो, पानी में पूरी चीनी घुली हुई होती है, इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी क्या होता है? जैसे पानी में मिट्टी घोला जाता है तो मिट्टी कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाती है, अर्थात पूरे पानी में वो घुली नहीं होती, तो इस प्रकार का मिश्रण विसमांगी मिश्रण, अर्थात उस पर सभी जगह संगठन समान नहीं होता तो विसमांगी मिश्रण कहलाता है। फिर बात आई विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं। पहला विलेय होता है, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जैसे कि आपका कौन हो गया? चीनी। फिर बात आई कि विलायक क्या है? वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे जल था। तो इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं? इतनी बातें समझ में आ गई, एकदम सिंपल बेसिक था इसका, इतना आशा करते सबको समझ में आ गया होगा और इसको आपने कॉपी पे नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ और पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि अब आगे आपको क्या करना होगा, इस पूरे चैप्टर पे थ्योरी भी है, नियम भी है और न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो सबको आपको एकदम मजबूत कर लेना है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये 3 चैप्टर थ्योरी वाले न्यूमेरिकल वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन्हें अच्छे से सीखना है। तो सब लोग अब इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम आपको कुछ इसके बेसिक बताते हैं और फिर थोड़ा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी बता दें, जैसे मोलों की संख्या के न्यूमेरिकल आपको ज़रूरी पड़ेंगे। ठीक है, तो उनको भी आपको बताते, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर का, जो विलयन चैप्टर है, इसका एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अणुभार निकालना। ठीक है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल लगेंगे उन पे अणुभार आपको निकालना जरूर आना चाहिए, क्योंकि देखो यार आगे आपको मोलरता के, देखो अगला जो वीडियो आएगा उस पर हम मोलरता, मोललता, मोल अंश ये सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मोलरता जो होगी उसमें भी अणुभार की ज़रूरत पड़ेगी, मोललता होगी उसमें भी अणुभार की ज़रूरत पड़ेगी और मोल अंश, अर्थात इस पूरे चैप्टर पर आपको अणुभार निकालना तो ज़रूर आना चाहिए, तभी इस पार्ट के, इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आप इस चैप्टर के बेसिक को इसीलिए कह रहे हैं, ये वीडियो जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाले वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये वाला वीडियो है, क्योंकि इसी से आगे वाले मतलब पढ़ाई होगी आपकी, क्योंकि जब ये आ जाएगा तो आगे तो एकदम आसान खुद लगेगा। ठीक है, तो पहले इसको सीखो। अब बात आती है अणुभार कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मान लो आपसे हम कहें NaOH का अणुभार निकालो।
अभी एग्जाम्पल से भी बताएंगे, ठीक है। मान लो आपसे कहा गया NaOH का अणुभार निकालो, ठीक है। NaOH का क्या करो भैया, आप अणुभार निकालो। तो आप NaOH का अणुभार कैसे निकाल सकते हो? तो देखो, आपको इसके लिए कुछ आपके तत्वों के परमाणु भार याद कर लेने हैं। जैसे आपका हम बात करें, जैसे सोडियम का जो होता है वो होता है 23। कितना होता है सोडियम का परमाणु भार? 23। कुछ तत्वों को केवल याद करने जो मेन है, ठीक है। और जैसे कार्बन का होता है 12, अभी निकालना बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। फिर आ गया हाइड्रोजन का होता है 1। फिर आया ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, और इसी टाइप से क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। यही मेन आपके हैं जो आपके ज़रूरी हैं, ठीक है। आप देखो, आपको अणुभार निकाल के बताते हैं। जैसे NaOH है, NaOH का हम आपसे कह रहे हैं अणुभार निकालो, तो कैसे निकाल सकते हो? आपको हमने बताया Na का अणुभार जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इतना पता चल गया आपको, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 पता चल गया। कुछ ना करो, पहले सबसे सोडियम का लिखो। सोडियम का होता है 23 लिख दिया। अब क्या करो, जब 23 सोडियम का लिखा Na का, ठीक है, अब उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। तो जब दूसरा तत्व का लिखो तो बीच में लगा लो प्लस, ठीक है। मतलब जब पहले तत्व का लिख दिया 23, आप फिर उसके बाद प्लस का यूज करो। प्लस का यूज किया ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 लिख लो। फिर प्लस का यूज करो क्योंकि ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन आ गया, फिर प्लस लगा लो। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 लिख दिया। बस इसे जोड़ दो, 23 16 मिला के कितने हो जाएंगे? 39 और 1 मिला के 40। तो NaOH का अणुभार निकल के कितना आया? 40। एकदम आसान है, सिंपल NaOH का अणुभार निकालना है। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तीनों जोड़ दो 40 आ गया। अब इसके बाद जैसे हम आपसे कहें कि आप क्या करो, आप भैया मान लो हम आपसे कहें H2O का अणुभार निकालो। तो H2O का कैसे आप निकाल सकते हो? खुद अपनी कॉपी पे निकालो, ठीक है, और आंसर करो कमेंट पे, ठीक है। तो देखो, H2O का अगर अणुभार निकालना है तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो सिंपल पहले लिख लो 1। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिखा है 1 है, एक हाइड्रोजन के लिए है 1 परमाणु भार, लेकिन यहाँ पे है आपके पास 2 हाइड्रोजन। तो कुछ ना करो, इसमें कर लो 2 का गुणा, फिर बीच में लगाओ प्लस, क्योंकि अब दूसरा तत्व आ गया। पहला तत्व था H2, एक H का होता है 1, तो 2 H है तो 1 × 2। फिर दूसरा तत्व ऑक्सीजन आया, प्लस का यूज कर लिया, ठीक है, प्लस का यूज कर लिया। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 होता है, 16 लिखो, जोड़ दो इन्हें, 1 का 2 से गुणा 2 प्लस 16 मिला के हो गया 18। ये हो गया H2O का अणुभार, ठीक है। बताओ, है आसान है कि नहीं आसान? अब इसी टाइप से मान लो हम आपसे कहें NaCl का निकालो, NaCl का अणुभार निकालो। तो NaCl में कौन कौन है? Na है और Cl। Na का कितना होता है? 23, तो लिखो 23। फिर क्या करोगे? दूसरा तत्व क्लोरीन आ गया, प्लस का यूज करो। क्लोरीन का बताया 35.5 लिख लो। आप क्या करो, इसे जोड़ दो, 23 और 35 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 58, और आगे 0.5 लगाए। ऐसे ना जोड़ पाओ तो ऐसे जोड़ लो। देखो 35.5 है और जोड़ना है 23, तो 23.0 मान लो, जोड़ दो, 5 दशमलव लगाओ, 5 3 8 3 2 5 58.5, ठीक है। इस टाइप से जोड़ सकते हो। तो सिंपल बस अणुभार निकालना सीखो आप, कि जैसे आपको कोई भी आपका यौगिक दिया जाता है, जैसे NaCl NaOH कोई भी दे दे हम, आपको पहले क्या करना है, इन कुछ तत्वों का याद कर लेना है। जैसे Na का 23, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5। और जैसे H2O है, 2 हाइड्रोजन है, आपको 1 का पता है, 1 लिखो, 2 है तो 2 का गुणा कर दो, फिर प्लस लगाओ, ऑक्सीजन का लिख दो 16। अब इसी टाइप से मान लो और आपको एग्जांपल दे, जैसे हम आपसे कहें C6H12O6, C6H12O6 का अणुभार बताओ। इसका नाम होता है ग्लूकोज। C6H12O6 का नाम होता है ग्लूकोज। इसका अणुभार बताओ। तो इसका अणुभार आप कैसे बता सकते हो? देखो, मान लो C6H12O6 का अणुभार बताना है, तो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है आपके पास। एक कार्बन का हमने आपको बता रखा है 12। तो सिंपल कुछ ना करो, जब एक कार्बन का 12 पता है तो यहाँ पे एक कार्बन का लिखो पहले 12। अब है कितने कार्बन? 6, तो कुछ ना करो, 6 का कर दो गुणा,
देखो जैसे यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था तो एक लिखा, दो का गुणा दो लिख दो। फिर यहाँ पे जैसे किया कार्बन का एक 12, कितने कार्बन 6 तो 6 का गुणा। फिर दूसरा तत्व तो आ गया हाइड्रोजन, प्लस का यूज करो। हाइड्रोजन का होता एक तो एक लिख लो, कितने हाइड्रोजन 12 तो 12 का कर लो गुणा। प्लस लगाओगे फिर से क्योंकि ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 लिख लो। कितने ऑक्सीजन है भैया 6, कितने ऑक्सीजन है 6 तो कर लो 6 का गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का 12 तो 12 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन एक लिखा और 12, देखो हाइड्रोजन का एक होता है तो एक लिखा, कितने हाइड्रोजन 12 तो 12 गुणा, प्लस लगाया ऑक्सीजन का 16 तो 16 लिखा, 6 ऑक्सीजन तो 6 का गुणा। अब यहाँ पे कर लो इसे सॉल्व, 6 का 12 से गुणा 72, प्लस 12 एकम 12 और 16 छक्का 96, जोड़ो यहाँ पे 2 2 4 6 10 की 0, एक हासिल, 1 और 7 मिला के 8 9 9 18, 180 आ गया इसका अणुभार C6H12O6 का। बताओ है आसान। और भी एक एग्जांपल देख लो। अब आपसे कहे जैसे C12H22O11, इसका अणुभार निकालो। अभी था C6H12O6, इसका नाम याद रख लो, ग्लूकोज नाम है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका नाम है सुक्रोज, C12H22O11 सुक्रोज। अब आपसे कहे इसका अणुभार निकालो तो आप निकाल लोगे, सिंपल। देख रहे हो यहाँ पे कौन कौन उपस्थित है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का आपको पता है 12 होता है, 12 लिख लो पहले, और है कितने कार्बन 12 ठो, 12 कार्बन है, C12 है तो 12 कर लो गुणा। फिर हाइड्रोजन आ गया तो क्या करोगे, प्लस का यूज करोगे, एक हाइड्रोजन का लिखोगे एक तो एक लिखो, और आपके पास कितने हैं 22 तो 22 का करो गुणा। फिर से प्लस लगाओ ऑक्सीजन का एक होता है 16, और कितने ऑक्सीजन 11 तो 16 गुणे 11, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16 है कितने 11 तो 11 गुणा। आप कर लो 12 का 12 से गुणा 144, प्लस 22 का 1 से गुणा 22, प्लस 16 का 11 से गुणा, या 11 का 16 से, तो 11 6 66, 6 बचा, 11 कम 11 और 6 मिला के 17, जोड़ दो इससे कितना हो जाएगा 6 2 8 और 4 12 की 2, एक हासिल, 1 और 7 मिला के 8 8 2 10, 4 14 की 4, एक हासिल, 1 1 2 1 3 मिला के 342, 342 आ गया इसका अणुभार। इस टाइप से निकाल सकते हो। बस कह रहे हैं आपसे, बस इतना याद कर लो ये, और किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हो। बस इस टाइप से ये मेन है, इनका याद कर लो, यही आपके ज़्यादातर फंसेंगे, आसानी से निकाल सकते हो। तो आशा करते हैं सबको अणुभार निकालना समझ में आ गया। अब इसका एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए, मोलों की संख्या निकालना, ठीक है। मतलब सब कुछ आपको इसी वीडियो पे, जितने बेसिक हैं आपको सब इसी वीडियो पे बता देंगे, कि आगे आपको जितने वीडियो है उन पे दिक्कत ना हो। जो अगला आएगा लेक्चर उस पे हम आपको मोलरता, मोललता, मोलंस बताएंगे, तो उस पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए अच्छे से पढ़ाते चल रहे हैं कि एक एक न्यूमेरिकल एक एक बच्चा अच्छे से सॉल्व करे, ठीक है। इसलिए आपको पूरा बता रहे हैं, ठीक है। अब बात आती मोलों की संख्या निकालना। मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाए, मोलों की संख्या। तो देखो मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। मोलों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर, फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार, भार बटे में अणुभार, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा अणुभार। अगर आप भार को स्मॉल w मान लो और अणुभार को स्मॉल m मान लो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ठीक है। भार को स्मॉल w मान लो, अणुभार को स्मॉल m मान लो, तो w अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी एकदम बात है। तो इतना बस समझो कि मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार। अब आपको जैसे एग्जाम्पल दे कि आप अणुभार निकालो, मतलब मोलों की संख्या निकालो। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि 12 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या निकालो, 12 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या निकालो। ये आपको मान लो एग्जाम्पल एक दिया है, क्वेश्चन दिया कि आप भैया 12 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या निकालो, ठीक है। 12 ग्राम NaOH पे क्या करो भैया, आप
मोलों की संख्या निकालने को आपसे कहा गया, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। आपसे मोलों की संख्या पूछा गया है ना, जो क्वेश्चन पे पूछा जाए वो पढ़ो। आपसे कहा गया 12 ग्राम NaOH आपके पास, आप मोलों की संख्या निकालो। तो देखो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, भार बटा अणु भार। और ये जो 12 ग्राम दिया गया ये क्या है, NaOH का भार ही तो है, NaOH का वेट ही तो लिखा हुआ है कि NaOH भैया आपके पास 12 ग्राम है। तो भार पता है, निकालना क्या है, अणु भार। तो सिंपल पहले क्या करो, NaOH का अणु भार निकाल लो। इसीलिए कह रहे थे अणु भार बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अणु भार बहुत ज़रूरी है और मोलों की संख्या भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अणु भार कैसे निकलेगा, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो सोडियम का 23 प्लस लगाओ, ऑक्सीजन का 16 प्लस लगाओ, हाइड्रोजन का 1 जोड़ दो 40। NaOH का अणु भार 40। अब निकालना है मोलों की संख्या, तो यहाँ से लिखते हैं मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, फॉर्मूला होता है भार बटा अणु भार। किसका भार, NaOH का, क्योंकि NaOH की बात हो रही तो NaOH का भार बटा NaOH का अणु भार। आप देखो भार दिया गया है 12 ग्राम, 12 लिख दो। अणु भार कितना दिया गया है 40, तो 40 लिख दो। कट रहा हो तो काट लो, 4 तिया 12, 4 दहम 40, 3/10 आया। और अगर भाग दोगे 10 का 3 में तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 0.3 मात्रक मोल, ठीक है। तो 10 ग्राम NaOH, सॉरी 12 ग्राम NaOH में कितने मोल है, 0.3 मोल हैं। और कैसे निकाला, सिंपल फार्मूला आपको पता चल गया कि मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार होता है। भार पता है 12 ग्राम, अणु भार आपको निकालना हमने सिखा दिया, आसानी से अणु भार निकालोगे। 40 आया, भार बटा अणु भार रखो, भार था 12, मतलब इसका वेट कितना है, जैसे NaOH की बात हुई तो NaOH का वेट कितना 12 ग्राम, अणु भार कितना है निकाल लिया 40 है, सॉल्व कर लिया 0.3 मोल आ गए। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज वीडियो पे देखो पहले हमने क्या सीखा कि विलयन क्या होता है, उसके घटक विलेय और विलायक की बात की, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण आपको समझाया, फिर अणु भार के बारे में समझाया, अणु भार कैसे निकाल सकते हो, फिर मोलों की संख्या समझाई। ये जितने चीज़ें आपको बताई है ना, इनको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लिए होगे आप, और ना किए हो तो अब नोट कर लो, क्योंकि एक एक चीज़ आपको बढ़िया फेयर कॉपी बना लेनी है और अच्छे से लिखते चलना है, क्योंकि आपकी तैयारी एकदम मस्त कराएंगे हम, ठीक है। ये पहला वीडियो था, पहला वीडियो एकदम मस्त रहेगा, ठीक है, मस्त रहा होगा आपके लिए भी। और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि भैया मस्त तैयारी करा रहे हैं, उनसे जुड़ जाओ और मस्त तैयारी अपनी करो क्लास 12th केमिस्ट्री की, ठीक है। जल्द ही फिजिक्स का भी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, अभी तो केवल केमिस्ट्री की स्टार्ट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री मस्त से पढ़ो, बहुत ही जल्द फिजिक्स भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। आशा करते इतना सबको समझ में आया। अब अगली वीडियो पे बात करेंगे मोलरता, मोललता और मोलेंस, ठीक है। इतना अच्छे से सब कोई तैयार करके आओ, ठीक है। जितना पढ़ाया यार इसको तैयार जरूर कर लो, क्योंकि जब अगली क्लास पे आओ तो आपको एक एक बातें यहाँ की पता होनी चाहिए। अगर ये पता होगा तो अगली क्लास में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो एक एक चीज़ जितना पढ़ाया सब कुछ आपको अगली क्लास पे तैयार जरूर होना चाहिए।